नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है टॉक मोटर्स की क्रेटोस आर, जो कि है ज़्यादा पावरफुल वर्जन क्रेटोस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का। और यहाँ पर आपको जो क्रेटोस है, जो लोअर पावर्ड वर्जन है, उससे ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, कुछ ज़्यादा फीचर्स भी मिलती हैं। और आज हम लोग इस मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ जानेंगे। इसकी रेंज कितनी है, पावर कितनी है, चलती कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, सब कुछ जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो दूसरी मोटरसाइकिल है RV400, उसके मुकाबले ये कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ज़रा बात करें कि मोटरसाइकिल की पोजीशनिंग क्या है। अब अगर आप भारतीय टू व्हीलर ईवी मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स नहीं है। और ये जो मोटरसाइकिल है ये कॉम्पीट करती है सीधी रिवोल्ट की RV400 के साथ। और RV400 हालांकि देखने में वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। और ये मोटरसाइकिल जो है ये एक ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा कंप्लीट, ज़्यादा सब्सटेंशियल मोटरसाइकिल बन के सामने आती है। मिसाल के तौर पे अगर आप लेंथ देखें तो इस मोटरसाइकिल की लेंथ आपको ज़्यादा बड़ी लगेगी RV400 से। यहाँ पर वेट भी ज़्यादा है, वहाँ 108 kg का वेट है, यहाँ पर 140 kg का वेट है। लेकिन व्हील बेस अगर आप देखेंगे तो वो आपको रिवोल्ट में ज़रा ज़्यादा मिलेगा। तो देखने में अगर आप इस मोटरसाइकिल को साइड से या सामने से देखें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है फॉर एन ईवी। यहाँ पर मेरे ख्याल से टॉर्क ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो पैनलिंग है, ये जो रिसेस है, जो ओवरऑल स्टाइलिंग है, भले ही आप फ्रंट फेंडर देख लें, आप हेडलाइट देख लें, या फिर ये जो साइड में पैनल्स हैं इन्हें देखें, ये सब कुछ बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इनफैक्ट ये साइड पैनल भी काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है। ये जो स्टेप सीट है जो कि 2 पीस है, ये भी काफ़ी स्टाइलिशली डिज़ाइन की गई है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करी गई हैं और ये देखने में अगर आप इसे दूर से देखते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है। अगर आप पावर, बैटरी कैपेसिटी और उन सब चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। जो स्टैंडर्ड क्रेटोस है वहाँ पर आपको 7.5 किलोवाट की पीक पावर और 4 किलोवाट की कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलती है। लेकिन अगर आप आर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर 9 किलोवाट की आपको पीक पावर मिलती है। अब इसे अगर आप HP में देखें तो आर में आपको 12.2 HP और स्टैंडर्ड में आपको 10.2 HP की पावर मिलती है। जो कंटिन्यूस पावर सप्लाई है वो 5.4 HP की है। और इसे अगर आप कंपेयर करें RV400 की कंटिन्यूस पावर सप्लाई के साथ में तो वहाँ पर 3 किलोवाट्स की कंटिन्यूस पावर सप्लाई है, यहाँ पर 4 किलोवाट्स की पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा मिलती है। इसके साथ ही अगर आप बैटरी पैक की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। RV400 में 3.24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। यहाँ पर 0.76 किलोवाट आवर की आपको एडवांटेज है। उसी तरह से अगर आप एथर 450X से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले भी यहाँ पर आपको 1.1 किलोवाट आवर, जो कि 25% से भी ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक मिलता है। तो उस लिहाज से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन वाली बैटरी मिलती है। इसके अलावा अगर आप ड्राइव की बात करें तो यहाँ पर आपको RV400 के उलट चेन ड्राइव सिस्टम मिलता है, वहाँ आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिलता है। और यहाँ पर जो मोटर है ये भी कुछ अलग किस्म की है। ये अपनी किस्म की अकेली मोटरसाइकिल है ईवी सेगमेंट में जो कि इस तरह की मोटर का उपयोग करती है। तो ये भी यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। टॉर्क यहाँ पर 28 Nm मिलता है आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में, और आर वेरिएंट में 38 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। टॉप स्पीड 105 किलोमीटर्स पर आवर आर वेरिएंट के लिए और 100 किलोमीटर्स पर आवर स्टैंडर्ड वेरिएंट के लिए। हमने इसे जब टेस्ट किया तो 106 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड हमको स्पीडो पर देखने को मिली। अगर चार्जिंग की आप बात करें तो अगर आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करते हैं तो ये 1 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है। और अगर आप होम चार्जर पर देखें तो ये लगभग 4 घंटे लेती है। अगर आप इसे कंपेयर करें RV400 से तो वहाँ पर आपको 4.5 आवर्स लगते हैं पूरी तरह से चार्ज होने में। 0 to 40 ये लगभग 4 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेती है। और इसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है इको मोड में वो है 120 किलोमीटर्स, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसका IDC रेंज 180 है। चलिए ये भी हम लोग कंपेयर कर लें। और RV400 में आपको IDC रेंज मिलती है 150 की, जो यहाँ से 30 कम है। एथर में आपको मिलती है IDC रेंज 116 की, जो कि यहाँ से 64 किलोमीटर्स कम है। रियल वर्ल्ड में आपको यहाँ पर 120 की रेंज मिलेगी। मैंने आज इस मोटरसाइकिल को जब चलाया तो जो रेंज कम हो रही थी उसे जब मैंने कंपेयर किया कि कितने किलोमीटर्स में चलाऊँ तो वो लगभग बराबर था। तो अगर आप एक फ्लैट सरफेस पर चला रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है, अगर बैटरी को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है, तो जो रेंज है वो आपको ट्रू मिलेगी। यानी कि अगर आप इसे पूरी तरह से चार्ज करेंगे तो आप अगर इको मोड में से आराम से चला रहे हैं तो 120 किलोमीटर्स की रेंज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपहिल जा रहे हैं तो फिर शायद आपको वो रेंज ज़रा कम मिले। अब मैं जब अपहिल की बात कर रहा हूँ तो इस मोटरसाइकिल से संबंधित जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि ये अगर आप इसे एक इंक्लाइन पर ज़्यादा लंबे समय के लिए लेके जाते हैं, यानी कि एक हिल पे अगर आप इसे लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ पर जो बैटरी सिस्टम है ज़रा हीटअप हो जाता है। और ये जो चीज़ है ये मेरे ख्याल से सॉर्ट की जानी चाहिए। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर अगर नहीं होती तो ज़्यादा बेहतर होता।
इसके अलावा अगर मैकेनिकल्स की बात करें तो यहाँ आपको सामने और पीछे दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सामने वाला डिस्क 267 mm का है और पीछे वाला डिस्क 230 mm का है। ये साइजेस मेरे ख्याल से सामने ज़रा ज़्यादा बड़ा हो सकता था। ABS यहाँ पर नहीं है, CBS मिलता है। और अगर आप व्हील्स की बात करें तो सामने और पीछे दोनों ही तरफ 17 इंच व्हील्स लगे हैं। सामने आपको 90-80 सेक्शन टायर्स मिलते हैं MRF के जैपर्स, और पीछे आपको 120 सेक्शन टायर्स मिलते हैं जो कि अगेन MRF के जैपर टायर्स हैं। लाइटिंग चारों तरफ आपको LED मिलती है। हेडलैम्प, ब्लिंकर्स, टेल लैम्प और पीछे वाले ब्लिंकर्स सारे ही LED हैं। सामने आपको काफ़ी मीटी फोक्स मिलते हैं और पीछे आपको मिलेगा एक मोनोशॉक जो कि नॉन एडजस्टेबल है। राइड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको राइड क्वालिटी ज़रा फर्म मिलती है, लेकिन अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। हैंडलिंग इस गाड़ी की अच्छी है, बेस्ट है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक है। अनकंफर्टेबल सस्पेंशन नहीं है कुछ मोटरसाइकिल्स में, जैसा कि हमने RV400 में देखा कि सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा बाउंसी है, स्टिफ है, वैसा यहाँ पर नहीं है। सस्पेंशन यहाँ पर थोड़ा फर्म ज़रूर है, लेकिन अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। राइडिंग पोजीशन की हम लोग अगर बात करें तो RV400 एक छोटी मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी काफ़ी ऊंची है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको 785 mm की सीट हाइट के साथ एक काफ़ी एक्सेसिबल सीट हाइट मिलती है, और मुझ जैसा आदमी जो कि 5 फुट 10 इंच का है वो इस पर बड़े आराम से बैठ सकता है। और आप में से जो छोटे कद के लोग भी हैं, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच के लोग भी हैं, वो भी इस पर बड़े आराम से बैठ पाएंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके अलावा ये जो सीटिंग पोजीशन है इस मोटरसाइकिल की, ये भी मुझे काफ़ी रास आई। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कमिटेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्यूटरिश भी नहीं है। जो फुट पैक है ज़रा पीछे रियर सेट है, तो अगर आप इसे लंबे डिस्टेंस के लिए भी चलाना चाहते हैं तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपको बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, थोड़ा वेट आपका हाथ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सीट यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, काफ़ी वेल कुशन्ड है और ये मुझे काफ़ी पसंद आई। नी रिसेसेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसे काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल बना देती हैं। हालांकि जो पिलियन सीट है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन छोटे डिस्टेंसेस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और पिलियन सीट के लिए यहाँ पर जो फुट पैक दिए गए हैं ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये टॉप क्वालिटी के फुट पैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के EV के लिए इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप जो इसका स्विंग आर्म है इसे देखेंगे तो ये कुछ अलग किस्म का है। ये एक बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म नहीं है, तो ये जो है ये एक अलग डिज़ाइन का स्विंग आर्म है। इसके अलावा एक छोटा फेंडर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसा है, यहाँ पर फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस गाड़ी को अगर आप चालू करना चाहते हैं तो इसे पहले यहाँ से ऑन करने के बाद आपको ये इग्निशन बटन जो है यहाँ पर इसे पहले ऑन करना होगा और फिर उसे एक बार और दबाना होगा, फिर ये बत्तियाँ जल उठेंगी और तब आप इस मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा सकते हैं। वो तब अगर आपका साइड स्टैंड ऑन नहीं है। साइड स्टैंड अगर ऑन है तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी और फिर आप इस मोटरसाइकिल को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप स्विच गियर की बात करें तो क्वालिटी यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। और ये जो स्विच गियर के ऊपर बटन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे आप हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर सकते हैं। और ये E और S इको और स्पोर्ट मोड के लिए हैं, लेकिन इन्हें चूज़ करने के लिए आपको पहले मिसाल के तौर पे यहाँ पर अभी स्पोर्ट मोड है तो मुझे E दबाना होगा और फिर बीच वाला ये बटन दबाना होगा और उसके बाद मैं ये मोड चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको रिवर्स मोड भी मिलता है और ये देखिए अभी मोटरसाइकिल जो है ये रिवर्स भी होगी ताकि मुझे मनूवर करने में आसानी हो। मिरर्स काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी यूजेबल हैं। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर किसी तरह के कोई पेडल्स या कोई लेवर नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई गियर्स भी नहीं है, तो केवल दोनों हाथों में स्कूटर की तरह आपको 2 ब्रेक्स मिलते हैं। न आपको नीचे ब्रेक मिलता है और न ही आपको यहाँ पर कोई गियर सेलेक्टर लेवर मिलता है। हॉर्न की आवाज़ कुछ इस तरह से है। और अगर आप हेडलाइट यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर वाली जो दोनों सेक्शंस हैं ये लो बीम है और नीचे वाला जो एक सेक्शन है ये हाई बीम है। टर्न इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं और जो पास स्विच है यानी डे फ्लैशर है वो भी हाई और लो बीम के साथ ही इंटीग्रेटेड है। इसके साथ ही अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी कुछ फीचर्स आपको दिए गए हैं, उनके बारे में भी ज़रा जान लेते हैं। अब याद रखिए कि ये जो मोटरसाइकिल है ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ ब्लूटूथ से संबंधित सारे फीचर्स आपको ऐप पर देखने के लिए मिलते हैं। तो नेविगेशन हो या फिर फाइंड माय बाइक हो या फिर क्रैश अलर्ट हो या फिर जो आपके एनालिटिक्स हैं वो हो, ये सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन पर ही देख पाएंगे। और
अगर आप चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर आपको सारी फीचर्स या सारा डेटा देखने को मिले तो वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अंदर डिवाइस है जो कि आपको फ़ोन को कनेक्ट कर देगा ब्लूटूथ के द्वारा, लेकिन आपको एक ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो सारा डेटा देखने के लिए। कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, 2 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पर आपको मिलती है, रिवर्स मोड है, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी आपको मिलती है, इन ऐप नेविगेशन मिलेगा, एंटी थेफ्ट सिस्टम, क्रैश अलर्ट, रिमोट चार्जिंग स्टेटस, राइड एनालिटिक्स, गाइड मी होम लाइट्स, और हाँ आपको यहाँ पर ओवर द एयर यानी OTA अपडेट्स भी मिलेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको जियो फेंसिंग मिलती है, फाइंड माई व्हीकल फंक्शन मिलता है, मोटर वॉक असिस्ट, क्रैश अलर्ट, ट्रैक मोड जहाँ पर आप अगर ट्रैक पर चला रहे हैं तो आप अपना ट्रैक टाइम जो है, जो लैप टाइम है, उसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, वो भी मिलता है। और साथ ही आपको यहाँ पर वेकेशन मोड भी मिलता है, यानी अगर आप लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं तो आप इस बाइक को वेकेशन मोड में डाल सकते हैं। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पर, तो जो क्रेटोस R है तो ये अपना 0 to 40 km/h सिर्फ 3.5 सेकेंड्स में करता है, जबकि क्रेटोस में ये 4 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। फास्ट चार्जिंग आपको सिर्फ क्रेटोस R में मिलेगी, जहाँ पर 80% 60 मिनट्स में हो जाता है। और आप क्रेटोस R अगर लेते हैं तो आपको टॉर्क का चार्जिंग नेटवर्क भी 2 साल के लिए फ्री मिलता है। कनेक्टेड फीचर्स भी आपको सिर्फ क्रेटोस R में ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रेटोस R लेंगे तो आपको 4 कलर्स मिलेंगे, वाइट, ब्लू, रेड और ब्लैक, जबकि क्रेटोस सिर्फ वाइट कलर में ही अवेलेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, सफिशिएंट है। मैंने आज इसे कुछ ख़राब रास्तों पर भी चलाया, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी एक हिल पर हूँ और यहाँ पर आने के लिए रास्ता बहुत ही ख़राब था। ये मोटरसाइकिल काफ़ी आराम से उन रास्तों पर चल करके आ गई, तो जनरली आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि अगर आप RV 400 की बात करें तो वहाँ पर 200 mm से भी ज़्यादा का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो वहाँ पर एक एडवांटेज है। तो चलिए, ये तो सारी बातें हो गई परफॉर्मेंस की और स्पेक्स की, लेकिन इस गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है। तो दोस्तों कुछ बातें जो मुझे पसंद आई और कुछ नहीं आई उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात, राइड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आपको बहुत आरामदायक लगेगी। लेकिन ब्रेकिंग जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और जब आप इसे तेज़ स्पीड से हार्श या हार्ड ब्रेक करते हैं तो गाड़ी स्ट्रेट लाइन में नहीं रुकती है, थोड़ी वीव करती है, थोड़ी वॉलोई लगती है, और जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है वो आपको महसूस नहीं होता है। एक तरफ टिप करने की इसकी टेंडेंसी रहती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेक कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना होगा। टायर से मुझे कुछ खास शिकायत नहीं है, टायर्स ठीक ठाक हैं। हालांकि ये कोई बेस्ट टायर्स नहीं है, लेकिन फॉर ड्राई कंडीशंस, इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए ये टायर सफिशिएंट है। दूसरी चीज़, अगर आप हैंडलिंग की भी बात करें तो फॉर मोस्ट पार्ट अगर आप सिटी में चला रहे हैं या अगर आप थोड़े बहुत घुमावदार रास्तों पर भी इसे चला रहे हैं तो हैंडलिंग काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल को ज़्यादा लीन करके, ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से चलाना चाहते हैं तो एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही कनेक्टेड फील आपको नहीं मिलता है, और ये कंपाउंड हो जाता है इस बात से कि यहाँ पर जो ब्रेकिंग है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, और ब्रेकिंग के दौरान गाड़ी जो है वो ज़रा डिसबैलेंस भी लगती है। तो ये भी एक ऐसा पार्ट है जो मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर हो सकता था। इसके अलावा अगर आप फिट एंड फिनिश की बात करें तो जो बॉडी कलर्ड पैनल्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये वाला जो पैनल है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप कलर की क्वालिटी देखेंगे तो ये भी एक शिमरिंग कलर है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हालांकि अगर आप कुछ और चीज़ों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ये वायर देखें तो ये एक्सपोज्ड है और ये ज़रा बेहतर फिनिश हो सकता था। साथ ही कुछ और चीज़ें, जैसे कि ये स्विच गियर जो है ये हालांकि ठीक ठाक है पर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है। जो ये ब्लैक प्लास्टिक्स हैं ये भी ज़रा बेहतर हो सकते थे, ये कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्लास्टिक्स नहीं है। अब इसकी हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ही आपको एक मैग्नेटिक कैप मिलता है, और ये मैग्नेटिक कैप जो है इसे हटा करके यहाँ पर जो प्रोडक्शन वर्जन है वहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट मिलेगा। इसे हम लगा देते हैं, और इसे लगाने के बाद जब आप इस इग्निशन पर जा करके इसे प्रेस करके ज़रा इस तरफ प्रेस करेंगे तो ये जो पैनल है ये ऊपर इस तरह से खुल जाएगा, और अंदर आपके पास कुछ स्पेस है जहाँ पर आप एक छोटा बैग अगर चाहें तो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, यहाँ पर आपका हेलमेट नहीं आएगा, लेकिन जनरली हमने जैसा देखा है कि मोटरसाइकिल पर आप ग्रोसरीज़ नहीं लेकर के आ सकते, तो छोटे मोटे सामान आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट भी मिलता है, और ये 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का चार्जिंग सॉकेट है जो काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख भी सकते हैं, तो उस लिहाज से ये जो पैनल है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है।
तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मिरर्स यहाँ पर काफ़ी वाइड हैं, तो पीछे का दृश्य आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आएगा। गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल है, सिटी में अगर आपको चलानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फास्ट चलाना चाहते हैं या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल की तरह आप इसे देखना चाहते हैं तो ये मोटरसाइकिल हैंडलिंग और ब्रेकिंग के मामले में शायद ज़रा आपको परेशान करे। दूसरी बात, हीटिंग का जो इशू है, ये अपहिल जब आप जा रहे हों और हॉट कंडीशंस हों तो हीट बहुत तेज़ी से होती है मोटरसाइकिल, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बहुत तेज़ चला रहे हैं, ख़ासतौर पे स्पोर्ट मोड में अगर आप इसे अपहिल जा रहे हैं तो काफ़ी तेज़ी से हीट होती है और एक लेवल पे पहुंचने के बाद ये चलना बंद कर देती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा आप ज़ाहिर तौर पर इको और स्पोर्ट मोड के अंदर परफॉर्मेंस में आपको जो फ़र्क है वो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि इको मोड में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्पोर्ट मोड में डालते ही ये मोटरसाइकिल ज़्यादा कीनली एक्सेलरेट करती है। टॉर्क मोटर्स जो है वो ज़्यादा फोकस रेंज पर करना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल एवरीडे यूजेबल मोटरसाइकिल बनाना चाहते हैं। वो इस बात का दम नहीं भरना चाहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा क्विक एक्सेलरेटिंग मोटरसाइकिल है, और ये आपको महसूस भी होता है। जो थ्रॉटल रेस्पॉन्स है, जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो अगर मैं वाकई में कहूँ तो मुझे एथर 450X में ज़्यादा लगता है। हालांकि वहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी जो है वो कम है, पावर भी भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ये मोटरसाइकिल एक बड़ा ही लीनियर, बड़ा ही यूजेबल किस्म का एक्सपीरियंस आपको देती है। आउटराइट एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा थ्रिलसम ये मोटरसाइकिल नहीं है। रेंज इसकी बड़ी यूएसपी है, सबसे ज़्यादा रेंज ये आपको देती है इस सेगमेंट में। इसका कैपेसिटी बहुत बड़ा है, और ये आपको, अगर आपको प्रैक्टिकली इस मोटरसाइकिल को यूज़ करना है तो आपको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन देती है। तो जहाँ इस मोटरसाइकिल की कुछ खूबियाँ हैं, स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, बड़ी प्रैक्टिकल है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर रेंज भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। वहीं पर अगर आप आउटराइट परफॉर्मेंस की बात करें या फीचर्स की बात करें या हीट मैनेजमेंट की बात करें तो वो यहाँ पर सेगमेंट लीडिंग डेफिनेटली नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कीमतों पर, और कीमत भी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी रीज़नेबल है। टॉर्क मोटर्स ने इसे काफ़ी रीज़नेबली प्राइस किया है, और अगर आप इसे कंपेयर करें RV400 और एथर 450X से, तो यहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड क्रेटोस है उसकी कीमत मिलेगी 1,02,000 रुपये, और जो आर वेरिएंट है उसकी कीमत है 1.17 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। इसे अगर हम कंपेयर करें RV400 से तो वहाँ पर 1.25 लाख रुपीज़ की कीमत आपको मिलती है, और एथर जो है 450X उसकी कीमत है 1.38 लाख रुपीज़। सो ये डेफिनेटली इस सेगमेंट की सबसे इकोनॉमिकल मोटरसाइकिल है, और यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना होगा, ये इसकी एडवांटेज है। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक फुली फिनिश्ड, एकदम परफेक्टेड प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ खामियाँ हैं जिन्हें टॉर्क मोटर्स को सुधारना होगा, यहाँ पर कुछ और इम्प्रूवमेंट करने होंगे। हालांकि ये काफ़ी क्लोज़ है वहाँ तक पहुँचने के, लेकिन वहाँ तक अभी पहुँची नहीं है। और मेरे ख्याल से ख़ास तौर पे अगर मैं एथर के साथ इसे कंपेयर करूँ तो एथर इससे ज़्यादा इवॉल्व, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में अभी भी आप फिट एंड फिनिश की बात करें या फिर जो हीट मैनेजमेंट है इसकी बात करें, इन कुछ जगहों पर सुधार की गुंजाइश है। बट ओवरऑल फॉर द प्राइस एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और बड़ा ही स्टाइलिश सोल्यूशन टॉर्क ने यहाँ पर आपको दिया है। और अगर आप एक मोटरसाइकिल जो कि काफ़ी बड़ी दिखे, स्टाइलिश दिखे, इस तरह की मोटरसाइकिल आप ख़रीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड लेनी चाहिए। अगर आपके शहर में टॉर्क मोटर्स का कोई शोरूम मौजूद है तो डेफिनेटली जाइए और इस मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड लीजिए। अपनी तरह की मोटरसाइकिल्स में ये काफ़ी किफ़ायती है और इसकी रेंज भी सबसे ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके टॉर्क के क्रेटोस आर के बारे में सारे सवालों के जवाब दे पाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, हम बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस तरह के बड़ी ही डिटेल्ड रिव्यूज़ पसंद हैं तो अपने उन दोस्तों को जिन्हें मोटरसाइकिल्स और कार्स का शौक़ है या स्कूटर्स का शौक़ है, उन्हें हमारे बारे में ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग फेसबुक पर भी हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रैव हार्ड, रैव फ्री एंड राइड सेफ।